नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के 60 अमृत सरोवर तालाबों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर मिशन नाम से नई पहल की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री ने 2024 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित किए गए प्रदेश के 60 तालाबों का फतेहाबाद के गांव डुल्ट से लोकार्पण किया। इनमें 31 तालाब फतेहाबाद जिले से ही शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 वर्ष चल रहा है और आज प्रदेश में 2024 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन उन्होंने एक साथ किया। अमृत सरोवर की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में की थी और उनकी सरकार ने मात्र कुछ ही दिनों में मई 2022 में इस प्रोजेक्ट को हरियाणा में शुरू कर दिया। प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें 900 तालाब शहरों में भी हैं। 11,000 तालाब दूषित थे, काफी सूख चुके हैं। इनमें 1650 तालाब का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इससे भी बढ़कर 2,000 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका बचपन गाँव में बीता, तब वो तालाब में खूब नहाते थे, बुर्जी पर खड़े होकर तालाबों में डुबकी लगाते थे। अब वो दिन नहीं रहे। तालाबों में गंदा पानी जाने लगा, पशु तक पानी नहीं पीते, इसलिए इन तालाबों को सुधारा जा रहा है। इनके किनारों पर जिम, पार्क आदि बनाए जा रहे हैं। शुरुआत में इनका बजट 50,000 रुपए प्रति तालाब था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए कर दिया गया है। समझौते के अनुसार SYL का पानी भी नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारी निभाते हुए आखिरी टेल तक पानी दिया। राजस्थान सीमा पर लगने वाली 300 टेलों तक पानी पहुंचाया। पानी को साफ करने के लिए उन्होंने संत सीचेवाल की टेक्नोलॉजी को खूब पंजाब में देखा और खुशी हुई कि आज डुल्ट में भी इसी टेक्नोलॉजी से तालाब का पानी साफ किया जा रहा है। उन्होंने गांव की लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया और खूब प्रशंसा की। 60 अमृत सरोवर, इनके उद्घाटन का ये दिन रखा गया है। महीना भर पहले मुझे कहा गया कि बहुत से ऐसे अमृत सरोवर तैयार हुए हैं, तो इनका सबका उद्घाटन करना है। जैसा एक पिछले 6-7 वर्षों से, खास करके कोविड के बाद से हमने एक परंपरा शुरू की है कि इतनी बड़ी संख्या में जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको किसी एक ही स्थान से उसका उद्घाटन करने से समय भी बचता है, पैसा भी बचता है और लोगों को एक ही स्थान से सब संदेश जा सकते हैं। जैसा अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आज प्रातःकाल ही हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी से मैंने उसको किया है। वहां भी ये जो विभाग है अमृत सरोवर वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब विभागों के 152 प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ। और संयोग ऐसा है कि आज जैसा 24 जनवरी है, साल 2024 है, और जो मैंने प्रातःकाल 152 प्रोजेक्ट के शिलान्यास उद्घाटन किए, बाद में जब हिसाब किताब लगाया, उसकी कुल राशि जो बनती है वो 2024 करोड़ रुपए बनी है। क्या संयोग था आज। तो इस प्रकार एक ही दिन में इतने बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुझे तो खुशी हो ही रही है।
हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं, इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए, क्यों हम देखते हैं वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाड़ा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हुई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे, और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले, और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले, और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े के उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो पानी आता, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया, और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार, अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए। चाहे उसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 21 लाख करोड़ लीटर है।
35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती है उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था, हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है, और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ, आज संयोग से सबसे पहले आने के बाद इस गांव में मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अच्छी लाइब्रेरी आपने यहाँ बनाई है। उसके बाद ये सरोवर देखने के लिए गया, तो सरोवर में पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी वहां मैंने देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार यहां देखी है, उसको देखने के लिए मैं पंजाब गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सींचे वाला टेक्नोलॉजी। और सींचे वाला नाम क्यों है? पंजाब के अंदर एक संत रहते थे, वहां रहते हैं अभी भी, उस गांव का नाम है सींचे वाला। और उन्होंने अपने गांव का जो पानी है उसको साफ करके तालाब में जाने से पहले उसको स्वच्छता कैसे करनी है, एक टेक्नोलॉजी इजाद की। उसको देखने के लिए मैं सींचे वाला भी गया था। और वो सज्जन ऐसे हैं, उन संत को बाद में उसी टेक्नोलॉजी के कारण से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त टेक्नोलॉजी के अन्वेषक, जो सर्च करने वाले, वही टेक्नोलॉजी आज हमारे गांव में यहां देखने को मिली है। मन प्रसन्न हुआ है। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 60 अमृत सरोवर प्लस तालाबों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। फतेहाबाद में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत के गांव डुल्ट, घोटडू, धौलू, चंद्रन कला व खुर्द, ठरवा, फतेहपुरी, कमालवाला, सिधानी, रत्ता थे, गुल्लरवाला, रत्ता खेड़ा, इंदाछोई, नागपुर, हंसगा, बोस्ती, बुआन, ढाड़ी भोजराज, लहरिया नाढोरी, डांगरा, चितैड़, गाजूवाला, जमालपुर शेखा, जाप्तेवाला, कुला, लोहाखेड़ा,
नांगली, पिरथला के अमृत सरोवर तालाब शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों नूह के 7, चरखी दादरी व झज्जर के 6, हिसार के 4, भिवानी के 3 व कैथल, महेंद्रगढ़ व पंचकुला के 1 अमृत सरोवर का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकुला के सेक्टर 1 खड़क मंगोली में सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने को लेकर मौके का निरीक्षण किया, जमीन का निरीक्षण किया है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 1 खड़क मंगोली के सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले पुनर्वास के लिए एक मरला फ्लैट बनाने को लेकर मौके का निरीक्षण भी किया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली के करीब 7,500 ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पुनर्वास के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सेक्टर 1 खड़क मंगोली में जमीन का निरीक्षण किया है और साथ ही पास में ही घग्गर नदी भी है। घग्गर नदी को देखते हुए इसका कार्य होगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के हर शहर में प्लानिंग बनेगी और वहां पर रहने वाले लोगों के आधार पर ही फैसला होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में धनास और मलोया एरिया का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि 59 एकड़ जमीन में पुनर्वास के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से इसे बनाया जाएगा। कई विभागों के साथ बैठक करने के बाद इस जमीन को क्लियर करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुनर्वास स्कीम के तहत कुछ पैसा सरकार लगाएगी, कुछ रुपए फ्लैट लेने वालों को देने होंगे। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी को सुरक्षित करते हुए इसका कार्य कैसे कर सकते हैं, मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पुनर्वास के तहत शहर की अपनी अपनी प्लानिंग होगी कि वहां पर कितनी जगह उपलब्ध है और किस शहर में किस टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले चंडीगढ़ के पुनर्वास के तहत धनास और मलोया में बनाए गए फ्लैट्स का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर स्थानीय लोगों से और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की थी। सीएम ने कहा कि कई मॉडल्स के तहत यहां पर फ्लैट लोगों को दिए जाएंगे। हरियाणा के आगामी बजट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनका दौर इस संबंध में है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि इन गरीबों को सुविधा पूर्वक बनाकर बजट बनाया जाए। इस बजट में इसकी झलक देखने को भी मिलेगी। देखिए मित्रों, पंचकुला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है। इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम उसका बना करके HSVP की जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ PWD का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, एक मीटिंग करके इसको जमीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्तें तय करके उनको कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7,000 है, कितने 7,500 ऐसी ये डिग्रीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय, उनको सबको इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। साथ ही घग्गर एरिया में कुछ लैंड ऐसी है जो एक्वायर की थी HSVP ने, लेकिन उसका भी उपयोगिता इसलिए नहीं है कि वहाँ बहुत जमीन नीचे है। और उसका भी मैंने आज कहा कि कितना घग्गर को सेव करते हुए, सुरक्षित उसका पानी का बहाव करते हुए उस जमीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आज मैंने बोला है। तो ये मीटिंग करके और उसकी जानकारी देंगे ताकि ठीक सम्यक विकास हो सके, किसी को बाधा ना आए, लेकिन इस विषय को जो वर्षों पेंडिंग है इसको पूरा कर सकें।
इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर शहर की अपनी अपनी अलग प्लानिंग बनेगी। ये इस पर आधारित होगा कि किस शहर में कितनी जमीन है और किस शहर में किस तरह के लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जिनके पास अपना मकान नहीं है उन्हें उनकी क्षमता और सुविधा के अनुसार अपना मकान मिल जाए। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। कि वैसे तो ये हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी, क्योंकि किस शहर में कितनी ज़मीन अवेलेबल है और किस शहर में किस टाइप के वो लोग हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, एनक्रोचर्स हैं, इसमें भी कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों से वहाँ बैठे हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि उनको बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर रहना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सहायता करेंगे तो अच्छी कॉलोनी उसकी बन सकती है। कहीं हम प्लॉटेड का व्यवस्था करेंगे, कहीं हम मल्टी स्टोरी G+3 का विचार भी मन में आता है, वो हम करेंगे। आज प्रातःकाल में चंडीगढ़ का जो रिसेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर बाद में 2020 में हुआ, वहाँ धनास का एरिया है या मलोया, तो दोनों कॉलोनीज हमने स्पीकर साहब और मैं हम लोग गए थे केवल इसी पर्पज़ के लिए कि उनको कोई कठिनाई या कोई है रेजिडेंट्स को तो उनकी जानकारी मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी हमने बात की, उसी में से इसका बहुत जल्दी प्लानिंग बनाने के लिए कई मॉडल हैं। इसमें इन सीटू मॉडल भी है और प्री अलॉटमेंट भी होती है और बैंक से लोन लेकर के उनको देने की बात वो भी होती है। तो ऐसे कई मॉडल हैं, उसमें किसी न किसी मॉडल को काम करके अल्टीमेटली गोल ये है कि जो एनक्रोचमेंट करके बैठे हैं उनको भी मकान मिल जाए, सुविधापूर्वक उनको उनकी क्षमता के हिसाब से ये चीज़ें हो सकें, ऐसा सब। तो वहीं किसानों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच में जितनी जल्दी हो सके सहमति बनती है तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समस्या का ऐसा हल निकालने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है जिससे किसानों की समस्या का समाधान भी हो जाए और सरकार पर भी बोझ न पड़े। जितना आपने सुना उतना ही मैंने सुना, क्योंकि उस मीटिंग में मैं तो स्वयं उपस्थित नहीं था। लेकिन अच्छा है, किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे को दिखाते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है। किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उसको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसानों को भी संतुष्ट हों और सरकार के ऊपर भी बोझ न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट को लेकर भी बात की और साथ ही कहा कि राज्य का बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पर विशेष केंद्रित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर कहा कि बीजेपी पूरी तरह से चुनाव को लेकर मजबूत है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार का दावा किया। देखा जाए तो आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं। निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब आता है। सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में 2 दिनों की, अधिवेशन में क्या कुछ निकला सर? देखिए, क्योंकि चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी। हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ से आगे पन्ना प्रबंध तक जा चुके हैं, लेकिन ये जो समय तैयारी का है इसमें सब लोग उत्साहपूर्वक लगे हैं और जो हमारा टारगेट है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, हमें विश्वास है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का ये अहम फोकस है कि सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों का प्रदेश के हर नागरिक को भरपूर लाभ मिल सके। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का विकास लगातार जारी है। विकास की तरफ प्रदेश अग्रसर हो चुका है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।